से देखते हैं। महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी के भीतर सीटों के बंटवारे को लेकर मचा घमासान अभी भी नहीं थमा है। विधानसभा चुनाव के लिए मंगलवार को नामांकन का आखिरी दिन है। ऐसे में उससे पहले विपक्ष के इस गठबंधन में अभी भी कई फेरबदल संभव हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में अब 1 महीने से भी कम समय रह गया है, लेकिन महाविकास अघाड़ी में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है। सीट बंटवारे पर ना तो कांग्रेस झुकने को तैयार है और ना ही शिवसेना उद्धव गुट सीटों को लेकर कोई समझौता कर रही है। संजय राउत ने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि हरियाणा में कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ी लेकिन सरकार नहीं बना सकी, इसलिए उन्हें सबको साथ लेकर चलना होगा। महाराष्ट्र में 3 पार्टियां प्रमुख है और मजबूत है, कांग्रेस, पवार साहब की एनसीपी और उद्धव जी के नेतृत्व वाली शिवसेना। मुझे लगता है तीनों को लगभग समान सीटों का बंटवारा हुआ है और ठीक है। और राहुल गांधी जी बहुत ही संयमी नेता है, उनको महाराष्ट्र की राजनीति के बारे में पूरी जानकारी है, कौन कितने पानी में है ये भी मालूम है। हरियाणा में तो पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी, हरियाणा में पूरी सीटें कांग्रेस ने लड़ी थी ना, सरकार नहीं आ पाई, तो सबको साथ लेकर चलना चाहिए। वहीं समाजवादी पार्टी की महाराष्ट्र इकाई के प्रमुख अबू आजमी ने पहले ही 5 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं और गठबंधन से 7 और सीटों की मांग की है। महाविकास अघाड़ी में खींचतान का आलम यह है कि धुले शहर सीट से सपा ने भी अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जहां शिवसेना उद्धव गुट पहले ही मैदान में है। सपा सहमति नहीं बनने पर 20 से 25 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने की धमकी भी दे रही है। मैं कभी नहीं चाहता हूं कि हम सीटों के लिए वहाँ महाविकास अघाड़ी में कोई दरार पैदा करें, लेकिन जो लोग यहाँ सीटें देने वाले हैं वो अगर नहीं चाहेंगे कि भाई समाजवादी को नहीं लेना, जैसे पहले भी 2-3 इलेक्शन में ऐसे ही हुआ है, तो फिर मैं मजबूर हूँगा और मैं 20-25 सीट फिर लड़ाऊंगा, फिर आगे अल्लाह मालिक जो होगा देखा जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता बाला साहब थोराट शुक्रवार को राहुल गांधी की नाराजगी के बाद अब गठबंधन में मची खींचतान को आपसी सहमति से सुलझाने की बात कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत खबरें है, कोई नाराजगी नहीं है। वो है ऐसा होता है कि ये सीट क्यों नहीं मिला, वो सीट क्यों नहीं मिला, ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, इतने तक हो सकती है। इसका मतलब जब 3 पार्टी इकट्ठी होती है तो ये चर्चा होने वाली है। महाविकास अघाड़ी ने सीटों के आवंटन को लेकर जो फार्मूला तैयार किया है, उसके तहत तीनों प्रमुख दल 90 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि बाकी 18 सीटें गठबंधन के दूसरे छोटे दलों को दी जाएंगी। मुंबई से शिशिर सेलार और दिल्ली से देवेंद्र रावत की रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी है। इस सूची में 22 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। भाजपा ने अपनी पहली सूची में 99 नामों का ऐलान किया था। इसके साथ ही पार्टी अब तक 121 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। बीजेपी ने लातूर ग्रामीण सीट से कांग्रेस के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख के बेटे धीरज देशमुख के खिलाफ रमेश कराड को टिकट दिया है। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट में कुल 40 नाम शामिल किए हैं। पहला नाम पीएम मोदी का है। स्टार प्रचारकों की लिस्ट में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के अलावा स्मृति ईरानी और नवनीत राणा का नाम भी शामिल है। लिस्ट में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा शामिल हैं। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर शिवसेना उद्धव गुट की तरफ से प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी की गई है। शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे ने दूसरी सूची की घोषणा की। पार्टी की दूसरी सूची में 15 उम्मीदवारों के नाम जारी किए गए हैं। धुले शहर से अनिल गोटे, चोपड़ा एससी से राजू तड़वी, जलगांव शहर से जयश्री सुनील महाजन और कई लोगों के नाम शामिल हैं।
एनसीपी शरद पवार गुट के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी कर दी। दूसरी सूची में कुल 22 उम्मीदवारों की घोषणा की गई है। दूसरी सूची में अकोले से अमित भांगरे को उम्मीदवार घोषित किया गया है। भूम परांडा से राहुल मोटे को टिकट दिया गया है। एरंडोल से सतीश पाटिल को उम्मीदवार बनाया गया है। बीड से संदीप क्षीरसागर, मालशिरस से उत्तम जानकर और नासिक पूर्व से गणेश गीतेकी की घोषणा की गई है। और वहीं झारखंड विधानसभा चुनाव के ऐलान के साथ ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। झारखंड के जामताड़ा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार इरफान अंसारी ने कथित तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी और बीजेपी की नेता सीता सोरेन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया। इरफान अंसारी के विवादित बयान के बाद झारखंड की राजनीति गर्मा गई है। इस मामले पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि इरफान अंसारी का ऐसा बयान निंदनीय है। जिन अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल श्रीमती सीता सोरेन जी के लिए किया है, शर्म नहीं आती इरफान अंसारी को? श्रीमती सीता सोरेन जी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी, शिबू सोरेन जी की बहू और हेमंत सोरेन जी की भाभी है। ये केवल उनका अपमान नहीं है, झारखंड की बहनों का, बेटियों का अपमान है, भारत की नारी शक्ति का अपमान है। और जरा भी अगर शर्म है हेमंत सोरेन जी में, तो उनको इरफान अंसारी को मंत्रिमंडल से निकाल के बाहर फेंकना चाहिए। इरफान अंसारी के बयान पर जामताड़ा से बीजेपी उम्मीदवार सीता सोरेन ने कहा कि अंसारी को ऐसे बयान पर माफी मांगनी चाहिए। पार्टी के द्वारा तो चुनाव आयोग को खबर कर दिया गया है और हम तो माफ नहीं करने वाले हैं। और पूरे आदिवासी समाज हमारे इससे इस तरह के जो बयानबाजी है आप बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरा हमारे आदिवासी भाई बहनें और समुदाय, पूरे समुदाय के लोग पूरे क्रोधित हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी इरफान अंसारी के बयान पर भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी ने कहा कि चुनाव में अपनी हार को देखते हुए वो छटपटाहट में बयान दे रहे हैं। वो बिल्कुल हार की कगार पर वो पहुंच चुके हैं और इसलिए उनके अंदर से यह बपलाहट वो बाहर निकल रहा है, क्योंकि वो समझ रहे थे कि हम जीत रहे हैं बड़ा आसानी से। लेकिन जैसे ही सीता सोरेन वहाँ गई, अब उनकी छटपटाहट देखने लगा, क्योंकि वो व्यक्ति पूरे परेशान हो चुके हैं। अब वो समझ चुका है कि इस बार चुनाव हम बुरी तरह से हार। इरफान अंसारी के अमर्यादित बयान पर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, राज्य के पुलिस महानिदेशक, राज्य के प्रधान गृह सचिव, उपायुक्त और जामताड़ा के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर 3 दिन में मामले की जांच कर रिपोर्ट देने को कहा है। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक बिसात बिछ गई है। एनडीए और महागठबंधन के घटक दलों के नेता चुनाव में जनता के बीच जाकर लुभावने वादे कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे रांची विधानसभा सीट की। इस बार यहां बीजेपी और जेएमएम के बीच कड़ा मुकाबला है। देखिए रांची से हमारे संवाददाता सोमेश पटेल की ये खास रिपोर्ट। झारखंड के रांची विधानसभा सीट की बात करें तो अब तक ये बीजेपी की दबदबे वाली सीट मानी जाती है, क्योंकि यहां से बीजेपी 1990 से जीतते आई है। झारखंड विधानसभा चुनाव में रांची विधानसभा क्षेत्र में चुनाव काफी रोमांचक होने वाला है। इस सीट से एक बार फिर से बीजेपी ने 6 बार के विधायक रह चुके सीपी सिंह और वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद महुआ माझी को चुनाव मैदान में उतारा है। हालांकि वर्ष 2019 के चुनाव में सीपी सिंह ने महुआ माझी को 5,904 वोटों के अंतर से पराजित किया था। रांची विधानसभा सीट की बात करें तो 1990 से लगातार बीजेपी जीतती आई है। वर्ष 2000, 2005, 2009, 2014 और 2019 में बीजेपी को जीत मिलती रही है। रांची विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार सीपी का आरोप है कि पिछले 5 साल में जेएमएम की सरकार ने प्रदेश को लूटने का काम किया है। झारखंड की वर्तमान जेएमएम, कांग्रेस और राजद की सरकार ने जो गलत किया है
उसको मैं ठीक करने का काम करूँगा। हेमंत सोरेन की नेतृत्व वाली सरकार आती है, बालू गायब हो जाती है। हमारी सरकार थी, बालू खुलेआम मिल रहा था। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा की सांसद और रांची विधानसभा सीट की प्रत्याशी महुआ माझी ने कहा, रांची बीजेपी का गढ़ रहा है। विकास के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जा रही हैं। इस बार चुनाव में जीत का दावा कर रही हैं। जनता चाहती है कि बदलाव हो। यहाँ पर पिछले 30 साल से जिस जनप्रतिनिधि को उन्होंने चुना है, उन्होंने क्या किया है? एक भी काम ऐसा गिना है जो लगता है कि राजधानी है? रांची की कुल आबादी 3,78,055 है। इनमें से 1,91,524 पुरुष और 1,86,500 महिलाएं हैं। थर्ड जेंडर के 31 मतदाता हैं। रांची की 43.1% आबादी शहरी और 56.9% ग्रामीण इलाकों में रहती है। जिले की साक्षरता दर 76.06% है। पुरुषों में शिक्षा दर 72.59% और महिलाओं में 58.21% है। इस बार भाजपा ने 6 बार के विधायक रह चुके सीपी सिंह और जेएमएम ने राज्यसभा सांसद महुआ माझी को चुनाव मैदान में उतारा है। दोनों राजनीतिक पार्टियों के नेता जीत का दावा कर रहे हैं। हालांकि जनता का जनादेश किसे मिलेगा, ये तो 23 नवंबर के मतगणना के बाद ही पता चल पाएगा। सोमेश पटेल, टीडी न्यूज, रांची। भारतीय जनता पार्टी ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने केरल में वायनाड लोकसभा सीट से उपचुनाव लड़ने के लिए हलफनामे में संपत्ति का पूरा विवरण नहीं दिया है। बीजेपी ने कहा कि प्रियंका वाड्रा ने अपनी और अपने पति रॉबर्ट वाड्रा की संपत्तियों के बारे में आवश्यक जानकारी नहीं दी है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दावा किया कि प्रियंका गांधी वाड्रा सुप्रीम कोर्ट के उस निर्देश का उल्लंघन कर रही हैं जिसमें उम्मीदवारों को अपने जीवन साथी और आश्रितों की संपत्ति का पूर्ण विवरण देने को कहा गया है। कट्टर बेईमान, सबसे बड़े भ्रष्टाचारी पूरे विश्व में राजनीतिक कोई अगर परिवार है तो वो गांधी परिवार है। और जब बात आती है कि सार्वजनिक करिए अपनी जितनी संपत्ति है, जो असेट्स हैं, तो ये लोग सोचते हैं संविधान को तार-तार कर देंगे, कानून को झुका देंगे, जनता को बेवकूफ बना देंगे, क्योंकि हम नकली गांधी परिवार हैं। चुनावी राजनीति में उतरने के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा पर आरोपों के तीर चलने शुरू हो गए हैं। मामला प्रियंका गांधी द्वारा दाखिल चुनावी हलफनामे को लेकर है। शनिवार को भाजपा प्रवक्ता गौरव भाटिया ने प्रियंका गांधी पर जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। उन्होंने प्रियंका गांधी के हलफनामे को झूठ का पुलिंदा करार दिया। रॉबर्ट वाड्रा, क्राइम मास्टर गोगो, इज द पार्टनर इन 5 LLP। क्या नहीं चाहिए गांधी परिवार को, सोनिया गांधी जी को, जिन्होंने देश का जीजा जी बना दिया था अपने समय में, रॉबर्ट वाड्रा को? बताएं कि ये तथ्य जो हम उठा रहे हैं ये सत्य है कि नहीं। ये जो जनता की आवाज आ रही है कि कब तक लूट खसोट करोगे। भाजपा का आरोप है कि प्रियंका गांधी वाड्रा ने यंग इंडिया लिमिटेड में रतनदीप ट्रस्ट और जनहित निधि ट्रस्ट के जरिए अतिरिक्त शेयरों की खरीदारी की। प्रियंका गांधी वाड्रा 2,62,411 शेयर होल्ड करती हैं, जिसकी जानकारी हलफनामे में नहीं दी गई। भाजपा ने कहा कि इसलिए ये सारा मामला नॉन डिस्क्लोजर ऑफ असेट का बनता है। भाजपा ने दूसरा आरोप प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगाया। भाजपा ने कहा कि रॉबर्ट वाड्रा 5 LLP में पार्टनर हैं, जबकि प्रियंका गांधी वाड्रा की तरफ से दाखिल हलफनामे में सिर्फ 3 LLP के बारे में ही जानकारी दी गई है। 2 LLP की जानकारी छुपाई गई है। आपको बता दें कि बीते बुधवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केरल के वायनाड लोकसभा उपचुनाव के लिए पर्चा भरा था। प्रियंका गांधी ने अपने शपथ पत्र में बताया कि उनके पास कुल 42.16 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। इसमें से खुद प्रियंका के नाम 4.24 करोड़ रुपए तो पति रॉबर्ट के नाम 37.91 करोड़ रुपए की चल संपत्ति है। गौरतलब है कि प्रियंका गांधी
पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में राहुल गांधी ने केरल की वायनाड और यूपी की रायबरेली लोकसभा सीट से जीत हासिल की थी। राहुल ने गांधी परिवार की पारंपरिक रायबरेली सीट को चुना और वायनाड छोड़ दी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 16 और उम्मीदवारों की अपनी तीसरी लिस्ट शनिवार को जारी कर दी। इस तरह से कांग्रेस अब तक कुल 87 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है। सांगली से पृथ्वीराज पाटिल को कांग्रेस ने टिकट दिया है, जबकि दिगराज से माणिकराव ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार होंगे। पुणे में उद्यमियों के साथ बातचीत करते हुए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि दुनिया भारत आ रही है क्योंकि भारत में विकास के तमाम अवसर हैं। उन्होंने कहा कि हमें अपने राष्ट्रीय हितों को आगे रखने में संकोच नहीं करना चाहिए। वर्ल्ड इज कमिंग टू इंडिया, देयर इज अपॉर्चुनिटी इन इंडिया। और हमें अपना हित आगे भी ले जाना चाहिए, इसमें कोई हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए, कोई बुरी बात नहीं। आज अगर दुनिया में हमारी छवि बनी है, ये इट इज नॉट वन सिंगल थिंग। टुडे इट्स अ वेरी डिफरेंट परसेप्शन ऑफ इट, विद अ डिफरेंट प्राइम मिनिस्टर, विद अ डिफरेंट गवर्नमेंट, विद अ फीलिंग दिस इंडिया इज केपेबल ऑफ डूइंग थिंग्स। वो अपना भी करेंगे, दुनिया का भी करेंगे। जब हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं, पीपल बिलीव अस। भारत की क्षमताओं पर बोलते हुए एस जयशंकर ने कहा कि कितने देशों में यूक्रेन और रूस जाकर राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बात करने की क्षमता है। उन्होंने कहा कि यूक्रेन के मुद्दे पर भारत ने खड़े होकर बात की और जब हम बोले तो कई दूसरे देश हमारे पास आए और कहा कि हम बोलना तो चाहते थे लेकिन बोल नहीं पाए। दिस वॉर इन यूक्रेन अब 3 साल होने वाले। हाउ मेनी कंट्रीज टुडे हैव द एबिलिटी कि वो मॉस्को भी जा सकें, प्रेसिडेंट पुतिन से भी बात कर सकें, और यूक्रेन भी जा सकें और प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ भी बैठ सकें? बहुत कम लोग हैं। और दुनिया की अपेक्षा है कि चलिए कम से कम एक भारत तो है विच हैज दिस एबिलिटी। आफ्टर 3 years पीपल फील किसी न किसी को कुछ तो करना होगा, ये युद्ध कितने साल के लिए चले। तो दैट फीलिंग इज ग्रोइंग। जब यूक्रेन का विषय उठा, कम से कम भारत एटलीस्ट वी स्टूड अप एंड वी स्पोक, एंड व्हेन वी स्पोक मेनी अदर कंट्रीज केम टू अस एंड सेड हम कहना तो चाहते थे, कह नहीं पाए, बट एटलीस्ट यू स्पोक। अगली खबर की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के मथुरा में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 2 दिवसीय वार्षिक बैठक के दौरान आरएसएस के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि बीते वर्षों में संघ की शाखाएं बढ़ी हैं। इस दौरान उन्होंने देश के भीतर आरएसएस की ओर से किए गए कामों को भी गिनाया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की 2 दिवसीय बैठक का मथुरा में समापन हो गया। बैठक में पंच परिवर्तन के विषयों पर समाज में जागरूकता लाने पर चर्चा की गई। आरएसएस के सरकारवा दत्तात्रेय होसबोले ने कहा कि संघ ने शताब्दी वर्ष में प्रवेश किया है। अगले वर्ष विजयदशमी के बाद शताब्दी वर्ष मनाने पर भी बैठक में चर्चा हुई। होसबोले ने कहा कि बीते वर्षों में संघ की शाखाएं बढ़ी हैं। संघ के कार्य विस्तार की कार्य योजनाओं पर भी चर्चा की गई। पूरे देश में संघ की शाखा पिछले वर्ष से 3626 स्थानों पर हमारी शाखाएं बढ़ गई हैं। संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक में चर्चा के जो मुख्य बिंदु थे उनमें पंच परिवर्तन, जिनमें परिवार प्रबोधन, पर्यावरण संरक्षण, नागरिक कर्तव्य, सामाजिक सद्भाव और समाज में जागरूकता शामिल हैं। आरएसएस अगले वर्ष शताब्दी वर्ष मनाएगा। आरएसएस शाखाओं और गतिविधियों का विस्तार करेगा। संघ ने ओटीटी प्लेटफॉर्म का विनियमन और उसके नकारात्मक प्रभाव के बारे में जागरूकता लाने पर जोर दिया। संघ ने बांग्लादेश से हिंदुओं के पलायन और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी चिंता जाहिर की। बांग्लादेश के संदर्भ में भारत की सरकार ने तुरंत वहां के हिंदू समेत सभी अल्पसंख्यकों की रक्षा के बारे में कहा ही है। संघ ने भी, हमने उस समय भी वक्तव्य दिया था, वहां के हिंदू समाज वहीं रहेगा, उनको पलायन नहीं करना चाहिए, डटे रहने चाहिए, क्योंकि वो बांग्लाभाषी जो है उनके भूमि है।
वहीं बटेंगे तो कटेंगे के एक सवाल पर दत्तात्रेय होसबोले ने कहा, इससे मतलब समाज में एकता लाना जरूरी है। हिंदू एकता लोक कल्याण के लिए आवश्यक है। ये हमारे गीत है, तो उसको आजकल की भाषा में ऐसे आपने जो कहा वैसे हो सकता है। तो मुद्दा क्या है, स्पिरिट यही है, समाज की एकता एकात्मता। संघ ने जबरन धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का विरोध किया, साथ ही 2013 के वक्फ बिल संशोधन की आलोचना भी की। संघ ने स्पष्ट किया कि भाजपा सहित उनका किसी भी पार्टी के साथ कोई टकराव नहीं है। दत्तात्रेय होसबोले ने राहुल गांधी की टिप्पणियों को गैर जरूरी करार दिया। मुस्लिमों के अंदर कई समुदाय वक्फ के ज्यादती से, वक्फ के शोषण से, वक्फ के अन्याय से वो त्रस्त है। तो इसलिए उसके जो अमेंडमेंट के विचार आया है, ठीक है, जब जेपीसी सोचकर जो बनाएंगे, अभी जेपीसी के सामने है, देश के जो भावना और आवाज है उसके अनुरूप इसमें आवश्यक संशोधन करना है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल की बैठक में प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा समेत अन्य प्रमुख दिवंगत हस्तियों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। बैठक से संदेश साफ है, समाज को संगठित रहने की जरूरत है, स्वयं की रक्षा के लिए भी और साथ ही साथ लोक कल्याण और विश्व कल्याण के लिए भी। कैमरामैन रविंद्र कुमार के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, मथुरा। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार की ओर से जारी नौकरियों को लेकर एक नोटिफिकेशन पर बवाल मचा हुआ है। बवाल मचता देख सरकार ने अब यू टर्न ले लिया, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर विपक्ष ने सरकार की मंशा पर सवाल उठा दिए हैं। वादा करके मुकर जाना जैसे अब कांग्रेस की नीति बनती जा रही है। कर्नाटक के बाद हिमाचल प्रदेश दूसरा राज्य है जहां कांग्रेस सरकार की एक के बाद एक यू टर्न से जनता बेहाल है। ताजा मामला सुक्खू सरकार का नौकरियों पर प्रहार है, जिससे हजारों नौकरियों पर ही तलवार लटक गई है। सरकार ने 2 साल या इससे अधिक समय से विभागों में चल रहे सभी खाली पदों को खत्म करने का ऐलान कर दिया है। 15 से 20 हजार पद ऐसे हैं जो पिछले 2 सालों से खाली पड़े हैं। हालांकि विपक्ष का दावा है कि खाली पदों का आंकड़ा 1 लाख से अधिक है। फैसले पर सवाल उठा तो सुक्खू सरकार बचाव की मुद्रा में आ गई और आनन फानन में नई अधिसूचना जारी करते हुए जरूरत के हिसाब से नई नौकरियों के सृजन का भरोसा दिया। अब कहीं भी पोस्टें भरनी है उसके लिए बजट में हर साल बजट एलोकेट कर दिया जाता है। तो पहले ही चिट्ठी में हमने उससे पहले उनसे जब मेरी मीटिंग हुई थी मैंने पूछा था कि ये आपकी 20 सालों से जो पोस्टें वो भरी क्यों नहीं जा रही। कहते इन पोस्टों की हमें जरूरत नहीं है। लेकिन भाजपा को कांग्रेस के वादों पर भरोसा नहीं है। वो पूरे मामले को लेकर सरकार पर हमलावर है और फैसले को प्रदेश के युवाओं के साथ धोखा बता रही है। भाजपा तंज कसते हुए कहती है कि कहां गया पहली कैबिनेट में 1 लाख नौकरियां देने का तेरा वादा। 1 लाख सरकारी नौकरी का वादा किया था हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने। अब 1 लाख नौकरी तो दूर की बात रही सरकारी, अब जो पद 2 वर्षों से खाली रहे हैं हिमाचल सरकार उनको अबॉलिश करने का उन्होंने फतवा जारी कर दिया है। अब की बात तो यहाँ तक नोटिफिकेशन करने के बाद यहाँ तक बात कह दी कि अब जो पोस्टें हम ये समाप्त करने का जो नोटिफिकेशन कर रहे हैं, इसके बाद तुरंत तुरंत प्रभाव से बजट बुक से भी इनको एबॉलिश मतलब इनको समाप्त किया जाए, समाप्त माना जाए। हिमाचल सरकार भारी आर्थिक तंगी का सामना कर रही है। चुनाव के वक्त कांग्रेस ने 1 साल में 1 लाख नौकरियां देने की गारंटी दी थी। हालांकि नौबत ये आ चुकी है, अब नौकरियों पर ही ताला लगाने की तैयारी कर ली है। 2 साल से भर्तियां लटकी हुई हैं। अब सरकार ने बेरोजगारों को नौकरी की उम्मीद भी खत्म कर दी है। करीब 6 से 8 लाख युवा ऐसे हैं जो अलग अलग विभागों के लिए सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे हैं। सरकारी कर्मचारियों के बाद अब प्रदेश के युवा भी सरकार के इन फैसलों को लेकर नाराजगी जता रहे हैं। विपक्ष का यह दावा है कि प्रदेश में 1 लाख से 1.5 लाख तक पद ऐसे हैं जो खाली हैं, जिनमें भर्तियां होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार उस पर भर्तियां ना करके उन पदों को खत्म करने का काम करती नजर आ रही है। शिमला से कैमरा पर्सन राकेश कुमार के साथ धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज। पश्चिम एशिया में बढ़ते तनाव को देखते हुए भारत ने चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील की है। भारत ने बातचीत और कूटनीति के जरिए शांति स्थापित करने की दिशा में आगे बढ़ने पर जोर दिया है। भारत की ओर से स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तनाव और संघर्ष से किसी को कोई लाभ नहीं मिलने वाला। संघर्ष के कारण निर्दोष नागरिकों को मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। विदेश मंत्रालय ने कहा, प्रभावित क्षेत्र में हमारे मिशन भारतीय समुदाय के संपर्क में है।
दरअसल इजराइल ने ईरान पर एक बड़ा सैन्य हमला बोला। इजरायली सेना का कहना है कि उसने ईरान में सैन्य ठिकानों पर हमले किए क्योंकि इस क्षेत्र में ईरान और उसके प्रॉक्सी महीने से हमले कर रहे हैं। हालांकि ईरान की सेना ने दावा किया कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हमलों से होने वाले नुकसान को काफ़ी सीमित कर दिया। ईरान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए तेहरान, खुजेस्तान और इलाम प्रांत में हमले की बात स्वीकार की है। ईरान की सेना ने दावा किया है कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हमलों से होने वाले नुकसान को सीमित कर दिया। हालांकि उसने इस संबंध में कोई अतिरिक्त सबूत नहीं दिया। ईरानी हमलों के 25 दिन बाद इजराइल की ओर से की गई जवाबी कार्रवाई से पूरे पश्चिमी एशिया में हड़कंप मच गया है। इजराइल ने शनिवार तड़के ईरान पर बड़ा हमला बोलते हुए ईरानी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इनमें मिसाइल फैक्ट्री और सैन्य अड्डे भी शामिल हैं। ईरान ने भी इसकी पुष्टि करते हुए तेहरान, खुजेस्तान और इलाम प्रांत में हमले की बात स्वीकार की है। ईरान की सेना ने दावा किया कि उसकी हवाई सुरक्षा प्रणाली ने हमलों से होने वाले नुकसान को सीमित कर दिया। हालांकि उसने इस संबंध में कोई अतिरिक्त सबूत नहीं दिए। हमलों को कई चरणों में अंजाम दिया गया। इस कार्रवाई में 100 से अधिक लड़ाकू विमानों का इस्तेमाल किया गया। इस हमले में कम से कम 2 ईरानी सैनिकों की मौत हो गई है। ईरान में सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए सटीक हमले किए गए। अगर ईरान में शासन तनाव का एक नया दौर शुरू करने की गलती करता है तो हम जवाब देने के लिए बाध्य होंगे। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू तेल अवीव में सेना के कमांड सेंटर से पूरे ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए थे। हमले के बाद ईरान में हवाई सेवाएं कुछ घंटे तक रोक दी गई, हालांकि बाद में उसे बहाल कर दिया गया। इस हमले के बाद तेहरान तिलमिलाया हुआ है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खेमनाई ने इजराइल के हर हमले का बदला लेने की धमकी दी है। हमले पर अमेरिका ने कहा है कि इजराइल को अपनी हिफाजत करने का पूरा हक है। साथ ही ईरान से इजराइल पर जवाबी कार्रवाई नहीं करने की अपील की है। वहीं ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ने भी ईरान से जवाबी कार्रवाई नहीं करने की बात कही है। सऊदी अरब और यूएई समेत दूसरे अन्य खाड़ी देशों ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे संप्रभुता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया है। हालांकि इस बयान में सऊदी अरब ने इजराइल का नाम नहीं लिया है। सऊदी ने सभी पक्षों से सावधानी बरतने की अपील की है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से संघर्ष समाप्त करने को लेकर काम करने को कहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारतीय फ्लाइट्स को लगातार मिल रही फर्जी बम की धमकियों पर केंद्र सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स व आईटी मंत्रालय ने इस संबंध में एडवाइजरी जारी की है। इसमें सोशल मीडिया कंपनियों को फर्जी बम धमकी वाले मैसेज को अपने प्लेटफॉर्म से हटाने और इसका प्रसार रोकने के निर्देश दिए हैं। मंत्रालय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 और आईटी नियम 2021 के तहत नियमों का कड़ाई से पालन करने का आह्वान किया है। पंजाब सरकार के खिलाफ भड़के किसान शनिवार को सड़कों पर उतर आए। पंजाब के विभिन्न इलाकों सहित बदरुखा और फगवाड़ा में किसानों ने पंजाब सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। पंजाब में किसानों ने धान खरीद सहित विभिन्न मांगों को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ 1 दिवसीय विरोध प्रदर्शन की घोषणा की। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसानों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर मंडियों के नज़दीक प्रमुख मार्गों को जाम करके धरना प्रदर्शन किया। इससे पहले शुक्रवार को भी प्रदेश भर में किसानों ने राज्य के कई हाईवे जाम कर दिए थे। केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने विरोध प्रदर्शन के लिए आम आदमी पार्टी की सरकार को जिम्मेदार बताया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि धान खरीद की समस्या पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार ने जानबूझकर पैदा की है, क्योंकि पंजाब में दिल्ली के पूर्व सीएम केजरीवाल और राघव चड्ढा का कंट्रोल है। बिट्टू ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और राघव चड्ढा दोनों पंजाब के दुश्मन हैं, इसलिए प्रदेश में धान की खरीद नहीं की जा रही है। ये सारी समस्या आम आदमी पार्टी ने जानबूझ के सरकार ने क्रिएट की हुई है। ये कोई समस्या ना तो किसानों की तरफ से है, ना केंद्र सरकार की तरफ से है, ना किसी आड़तीय की तरफ से है, ना कोई शेलर मालिक। ये सिर्फ क्रिएट की गई हुई है जानबूझ के, एक माहौल बनाने के लिए, किसानों को तंग करने के लिए, मजदूरों को तंग करने के लिए। पंजाब सरकार क्यों नहीं खरीद कर रही?
कोई व्यवस्था नहीं बना सकती। इनके पास वो 4000 जहां वो शेलर की बिल्डिंग ही है, बस बाकी कुछ नहीं है इनके पास। ये बिल्कुल फेल है, इनके पास कोई ताकत नहीं है कुछ कहीं रखने की और कुछ करने की। पंजाब सरकार चीफ मिनिस्टर से इस्तीफा दे के परे हों तो हम ये आप 1-2 दिन में ये हम समस्या जो सारी हल हो जाएगी। आप सरकार के दावों से इतर पिछले कई सालों के दौरान दिल्ली में सर्दियों के मौसम में साफ हवा वाले दिन लगातार घट रहे हैं। इस साल स्थिति और भी बिगड़ी हुई है। ज़्यादातर वायु की गुणवत्ता बहुत खराब या फिर गंभीर श्रेणी में बनी हुई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई थी। हांफती खांसती दिल्ली। पिछले कई दिनों से देश की राजधानी की सेहत खराब है। हवा के साथ साथ पानी भी खराब है। यमुना नदी हानिकारक झाग में डूबी हुई है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर दिन प्रतिदिन और भी खराब होता जा रहा है। शनिवार सुबह दिल्ली एनसीआर में स्मॉग की परत देखी गई। कई जगहों पर AQI 350 के पार पहुंच गया है। आनंद विहार में AQI 364 पर पहुंच गया तो वहीं इंडिया गेट के आसपास AQI 237 है, जो कि खराब श्रेणी में बना है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने दिल्ली और एनसीआर के लोगों को खराब हवा के संपर्क में आने से बचने के दिशा निर्देश दिए हैं। प्रदूषण बढ़ने की वजह से लोगों की सेहत पर भी असर पड़ने लगा है। घरों के बाहर लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है और आंखों में जलन महसूस हो रही है। अभी देख सकते हो थोड़ा थोड़ा स्मॉग और फॉग आपको दिख रहा है। मैं ये चीज़ खुद फील कर पाता हूँ। एनी टाइम अगर आप सुबह के टाइम बाहर निकलते हो या फिर इवन शाम में अगर आप बाहर निकलते हो, दिन में तो थोड़ी धूप होती है, सो इट्स अ लिटिल बेटर। डस्ट पे इतने ज़्यादा दिखाई देने लगती है, दूर से ही जो धूल है उड़ने लगती है, तो यही सब कारण है। बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर केंद्र सरकार हरकत में आई और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पराली जलाने के मुद्दे पर उच्च स्तरीय बैठक की। बैठक में पराली जलाने से रोकने सहित प्रदूषण नियंत्रण करने के अन्य विकल्पों पर विचार किया गया। 2017 के मुकाबले पराली जलाने की घटनाओं में भी 51% से ज्यादा कमी आई है। तो एक तो व्यापक पैमाने पर जन जागरण अभी अभियान चल रहा है, उसको और प्रभावी ढंग से हम कैसे चलाएं मिलके केंद्र और राज्य, उसका प्रयत्न करेंगे। जो पराली जलने की घटनाएं हैं आगामी दिनों में और उसे मॉनिटर करने की जरूरत है। दूसरा, जो पटाखे दिवाली पे जलते हैं तो पटाखों का जो पोल्यूशन है उसको नियंत्रित करने के लिए दिल्ली सरकार के साथ साथ एनसीआर की सभी सरकारें इस पर सक्रिय पहल करें। दिल्ली में फैक्ट्री से निकलने वाले केमिकल्स और अन्य प्रदूषित तत्वों की वजह से यमुना का पानी काफी दूषित हो गया है, जिसकी वजह से यमुना नदी की सतह पर सफेद झाग देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा को दिल्ली के राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया। 3 दिन पहले प्रदूषित यमुना में नहाने की वजह से उनकी तबीयत खराब हो गई। दिल्ली एनसीआर में बदतर हो रही प्रदूषण की समस्या से जल्द निजात दिलाने की जरूरत है ताकि यहां रहने वाले लाखों लोगों के जीवन को बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हर साल की तरह इस बार भी आकाशवाणी भवन में सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर हुआ। इस बार के व्याख्यान के लिए महामहिम राष्ट्रपति ने भी अपनी शुभकामनाएं दी और सरदार पटेल को याद किया। गौरतलब है कि इस बार का विषय था इंडियन स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर, जिस पर बोलते हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक एस सोमनाथ ने लोगों को भारतीय अंतरिक्ष के बढ़ते कदमों के बारे में अवगत कराया। इस अवसर पर बोलते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने सरदार पटेल को याद करते हुए देश के लिए उनके योगदान का जिक्र किया। इस अवसर पर प्रसार भारती के CEO गौरव द्विवेदी, दूरदर्शन महानिदेशक कंचन प्रसाद और आकाशवाणी की महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ भी मौजूद रहीं। हर साल की तरह इस बार भी आकाशवाणी में सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम को शुभकामनाएं देने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संदेश दिया और सरदार पटेल के देश को दिए योगदान को याद किया। इस आयोजन के द्वारा आकाशवाणी ने नेशनल ब्रॉडकास्टर के अपने दायित्व को निभाया है, क्योंकि सरदार पटेल सही अर्थ में राष्ट्र निर्माता थे। सरदार पटेल महान स्वतंत्रता सेनानी थे तथा स्वाधीन भारत की राष्ट्रीय और प्रशासनिक एकता के अद्भुत शिल्पकार थे।
उनकी जयंती के पावन अवसर पर सभी कृतज्ञ देशवासियों की ओर से मैं उनकी स्मृति को सादर नमन करती हूँ। इस बार सरदार पटेल मेमोरियल लेक्चर का विषय था इंडियन स्पेस ओडिसी इन सर्च ऑफ न्यू फ्रंटियर, जिस पर विशेष रूप से प्रसिद्ध वैज्ञानिक और इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ ने व्याख्यान दिया। भारतीय अंतरिक्ष यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि दुनिया से अंतरिक्ष में पिछड़ापन अब पुराने जमाने की बात हो गई। आज हम दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। In 1960s we were launching small rockets to space while other nations were putting men on the moon. So you know the gap that existed between us and the other nations, and this gap that existed we have bridged substantially over the last so many years, putting us as a leading spacefaring nation today, having ability to build our own rockets, build our own satellites and launch it from our own soil. It's not a mean achievement for a nation like India. And we have done, not only did so many launches, like hundreds of launches and almost hundreds of satellites that we have put in space, we not only did that, we also launched almost 400 plus satellites of other nations. कार्यक्रम में बोलते हुए प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल ने कहा कि देश सरदार पटेल के योगदान को नहीं भूल सकता। उन्होंने सरदार पटेल के कार्यों को गिनाते हुए बताया कि कैसे उन्होंने देश की एक बुलंद तस्वीर बनाई। On this particular day, on the birth anniversary of Sardar Patel, today we stand India. We are there. We as a geographical union because of effort and his vision of Sardar Patel. As a civil servant, I feel proud to be listening to and speaking about Sardar Patel because he was the originator of the civil service in this country. Civil service, which is called steel frame of India, all across the nation. It was his vision, it was his concept that the civil service in India started. सरदार पटेल के योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता और यही वजह है कि भारत सरकार ने भी उन्हें सम्मान देते हुए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया। आज जब देश अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई ऊंचाइयां छू रहा है, तो ऐसे में इसरो चेयरमैन द्वारा इस क्षेत्र पर दिए गए व्याख्यान से लोगों की अंतरिक्ष के क्षेत्र में नई उड़ानों को लेकर एक नई उम्मीद जगी है। विक्रमजीत सिंह, डीडी न्यूज, दिल्ली। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के वार्टन बिजनेस स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी योजनाओं से भारत ने पिछले 8 वर्षों में 40 अरब डॉलर की राशि चोरी होने से बचाई है। वित्त मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार के 51 से अधिक मंत्रालय और विभाग अब अलग अलग डीबीटी योजनाओं का उपयोग कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि इस सरकारी योजना के माध्यम से पिछले 8 वर्षों में अब तक कुल मिलाकर 450 अरब डॉलर से अधिक धनराशि ट्रांसफर की जा चुकी है। उन्होंने कहा, आधार लिंक्ड डीबीटी के जरिए अलग अलग कल्याणकारी योजनाओं से नकद लाभ सीधे लाभार्थियों के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। पीएम किसान सम्मान निधि की 18वीं किस्त के साथ लाभार्थियों को हस्तांतरित कुल राशि 3.24 लाख करोड़ रुपए के आंकड़ा पार कर गई है। ये पहल दुनिया की सबसे बड़ी डीबीटी योजनाओं में से एक है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जन धन योजना वित्तीय समावेशन को और बढ़ावा देती है, जिसके तहत 523 मिलियन से अधिक बैंक खाते खोले गए हैं और हाशिए पर पड़े वर्गों को औपचारिक वित्तीय प्रणाली में लाया गया है। आधार संचालित डीबीटी के कारण 4 करोड़ 15 लाख से अधिक फर्जी एलपीजी कनेक्शन और 5.03 करोड़ डुप्लीकेट राशन कार्ड समाप्त हो गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक की ताज़ा रिपोर्ट में कहा गया है कि टैक्स नियमों को सरल बनाने के उपायों से आयकर रिटर्न आईटीआर दाखिल करने की वृद्धि देखने को मिली है। आयकर नियमों में किए गए हालिया बदलावों ने वर्ष 2015 से 2024 तक आय वितरण को सकारात्मक रूप से प्रभावित किया है। खास बात यह है कि एसबीआई के शोध में पाया गया है कि 5 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों के बीच आय असमानता में 74.2% की कमी आई है। इससे पता चलता है कि सरकार की पहल से कम आय वाले लोगों की आय प्रभावी रूप से बढ़ रही है। रिपोर्ट में भविष्य में कर नियमों को और सरल बनाने के लिए और कदम उठाने की भी सिफारिश की गई है। एसबीआई ने वर्ष 2025 में आयकर रिटर्न भरने वालों की संख्या 9 करोड़ से अधिक पहुंचने का अनुमान जताया है।
आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2024 में दाखिल किए गए ITR बढ़कर 8.6 करोड़ हो गए हैं, जबकि वर्ष 2022 में 7.3 करोड़ थे। इसमें से 6.89 करोड़ ITR समय पर दाखिल किए गए। आर्थिक मामलों के जानकार शुभमोय भट्टाचार्य जी का मानना है कि टैक्स नियमों को आसान बनाने का सकारात्मक प्रभाव दिखाई दे रहा है। लॉज में सिंप्लीफाई कर दिया गया है, यानी कि जैसे एग्जम्पशंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें थे, उसके बदले में परिवर्तन में लोगों को सिंपल सही इनकम टैक्स का एक रेट मिलता है। दूसरी बात यह है कि जो टैक्स में जो फाइलिंग का जो प्रक्रिया था उसको काफ़ी हद तक ही नहीं, मैं कहूँगा पूरी हद तक वो सिंप्लीफाई कर दिया गया है, वो पूरा इलेक्ट्रॉनिक बन चुका है। तीसरी बात यह है कि जहाँ पे एग्जम्पशंस वगैरह के चलते बहुत सारे लूप होल्स थे, उन सारे लूप होल्स को प्लग करके टैक्स इवेडर्स के ऊपर पैनी दृष्टि रख के सरकार ने जो एक इनकम टैक्स लॉज फॉलो करने की एक जो पॉजिटिव प्रक्रिया शुरू की है, वो मैं मानता हूँ देश के लिए आने वाले दिनों में बहुत ही फायदेमंद सिद्ध होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरी बार सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स में A+ ग्रेड के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सेंट्रल बैंक रिपोर्ट कार्ड्स 2024 वॉशिंगटन DC USA में आयोजित किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है। दिवाली और छठ महापर्व के मौके पर यात्रियों की भारी भीड़ को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने विशेष इंतजाम किए हैं। रेलवे और RPF ने दिवाली और छठ पूजा से पहले दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने के लिए कई सुविधाएं प्रदान की, जिसमें सुरक्षा व्यवस्था, सहायता बूथ में माइकिंग की व्यवस्था व अन्य सुविधाएं शामिल हैं। दिवाली के मौके पर बाजारों में सबसे ज्यादा मांग दिए, लाइट्स और कैंडल्स की है। भांति भांति के दिए लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं दिवाली मेले में। दीपावली यानी दियों की रोशनी से भरपूर माहौल, लक्ष्मी पूजा और ढेर सारी खुशियां। रोशनी और लाइटों के बिना तो दिवाली की कल्पना करना भी मुश्किल है। झालरें हो या मल्टी कलर लाइटें, इस दिवाली लोगों के घरों में चार चांद लगा रही हैं और दिवाली बाजार में लाइटों की खरीदारी जमकर हो रही है। जब बात आती है घर को रोशनी से सजाने की, तो क्या कोई ऐसा मौका छोड़ सकता है? दीपावली के अवसर पर बाजार जगमगा रहे हैं। दिवाली बाजारों में दियों, लाइटों और झालरों की जमकर खरीदारी हो रही है। काफ़ी लोग दिया और ये सब चीज़ें भी खरीद रहे हैं और गिफ्ट आइटम भी खरीद रहे हैं और कपड़े की तरफ भी, शादी की जो कपड़े होते हैं खरीदारी, वो भी यहाँ पर लोग कर रहे हैं। इनकी लाइट्स बहुत सुंदर हैं। मैं सोच रही हूँ कौन सा लूँ, ये लूँ या वो लूँ। सारी बहुत खूबसूरत है। मैं स्पेशल यही लेने के लिए आई हूँ कि मेरे को फानूस ज़रूर लगाना है घर के सेंटर में। कलरफुल है, वेरी कलरफुल और ट्रेडिशनल भी बहुत है। मैं बचपन से ऐसे ही डिज़ाइन देखती आ रही हूँ। हैप्पी दिवाली टू एवरीवन। एंड इनके कंडील, फानूस बहुत सुंदर होते हैं एंड एवरीवन मस्ट डेकोरेट देयर हाउसेस नाइसली एंड हैव अ हैप्पी प्रॉस्परस दिवाली। ये ग्लास मेटल कैंडल होल्डर मैं हर साल लेता हूँ और इसकी ब्यूटी ये है कि जब आप इसको टी लाइट लगा के इसमें लगाएंगे तब इसका रिफ्लेक्शन जो है वो ट्रायंगल रिफ्लेक्शन आपका बाहर आएगा। ऐसे काफ़ी कुछ आइटम्स मैं यहाँ से परचेस करता हूँ और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर रीजनेबल प्राइसेस है। बाजार में रौनक है, दुकानदार भी खुश हैं क्योंकि बाजार में भीड़ उमड़ रही है और लोग अपने अपने स्तर पर जमकर खरीदारी कर रहे हैं। शहला निगार की रिपोर्ट, DD न्यूज़। दिवाली भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत त्यौहार है जो हर साल बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। परंपरागत रूप से दिवाली में मिठाई, रोशनी और सजावट खास होती है, लेकिन इस सब के बीच पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव न पड़े, इसके लिए भी इस दिवाली खास तैयारी है। दीपावली भारत का सबसे बड़ा और खूबसूरत त्योहार जो हर साल बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। परंपरागत रूप से दिवाली में खुशियां मनाई जाती हैं, रोशनी होती है और सजावट होती है, लेकिन इस सब के बीच पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, उसके लिए भी इस दिवाली खास तैयारी है।
इस दिवाली एक संदेश बहुत खास है और वो है इको फ्रेंडली दिवाली का। जी हाँ, इस दिवाली मेले में बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां पर इको फ्रेंडली सामान भरा पड़ा है। ऐसी ही एक शॉप में इस समय मैं मौजूद हूं जहां पर आप देख सकते हैं जितना भी कुछ सामान है सभी कुछ इको फ्रेंडली है। जी हाँ, सभी कुछ प्रकृति से बनी चीज़ों से बना हुआ है। ये जो आपकी शॉप है यहाँ पर सारा सामान इको फ्रेंडली है। किस तरह से ये प्रकृति के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है? देखिए मैम, ये सब मिट्टी से बना हुआ है। इको फ्रेंडली का क्रेज़ बहुत है और बहुत ज़्यादा बिक्री इको फ्रेंडली सामग्री की हो रही है। क्या कुछ ज़्यादा यहाँ से लोग खरीद रहे हैं? मेरी स्टॉल के लक्ष्मी गणेश बहुत पॉपुलर है। देयर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ मेरे यहाँ के लक्ष्मी गणेश और मंदिर लेते हैं पूजा के लिए, एंड दिए लाइक करते हैं, उर्लीज लाइक करते हैं। ये सब मैं मिट्टी से बनवाती हूँ। मेरे यहाँ कुछ पीओपी का नहीं है, कोई भी मेटल की ऐसी चीज़ पूजा की चीज़ नहीं है। सब मिट्टी से बनी हुई होती है जो कि इको फ्रेंडली है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये पानी से और धूप से खराब नहीं होता, मिट्टी का सामान, और लोग पसंद करते हैं, चीज़ अच्छी चलती है। इस दिवाली को बिना पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए त्योहार का आनंद उठाने के लिए बाजारों में खास उत्पाद मौजूद हैं। लोग बढ़ चढ़कर इको फ्रेंडली सामान खरीद रहे हैं। इको फ्रेंडली दिवाली के प्रति लोगों की प्रतिबद्धता साफ नजर आ रही है। ये गणेश लक्ष्मी दिया है फॉर दिवाली पूजा। ये बाजार बहुत अच्छा है, पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है, अभी शॉपिंग स्टार्ट करनी है। स्लीपर्स आर वेरी गुड, सूट कलेक्शन आर वेरी गुड। We are here for planters basically because Diwali is all about colors, so thought of adding some colors to home, greens, oranges, and as you see I'm scouting for tulsi plant. We are planning on gifting them to our loved ones. Like our local craftsmen, they are here to display their own crafts. It's a very good place for you to shop. प्लास्टिक सजावट के बजाय इस बार लोग घर को पेपर, कपड़े या बायोडिग्रेडेबल मटेरियल से सजाने के लिए तैयार हैं। बाजार में बड़ी संख्या में लोग इको फ्रेंडली सजावटी वस्तुओं का चयन कर रहे हैं। ये न केवल पर्यावरण को बचाएगा बल्कि आपकी दिवाली को और खास बना देगा। शहला निगार की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी की बहस में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना की। उन्होंने इसे गलत सूचना फैलाने की उनकी आजमाई हुई रणनीति के आधार पर शरारत कहा। इसके साथ ही बदलते परिवेश में शांति स्थापित करने वाली महिलाओं पर यूएनएससी की बहस के दौरान जवाब देने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों की महिलाओं की दयनीय स्थिति पर इस्लामाबाद को आड़े हाथों लिया। कश्मीर के मुद्दे पर भारत कई बार संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को लताड़ लगा चुका है, लेकिन वह अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। भारत ने अब एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बहस में कश्मीर मुद्दे को उठाने के लिए पाकिस्तान की जमकर आलोचना की। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान को आईना दिखाते हुए भ्रामक सूचना फैलाने को लेकर जमकर फटकार लगाई। बदलते परिवेश में शांति स्थापित करने वाली महिलाओं पर यूएनएससी की बहस के दौरान जवाब देने के अधिकार का इस्तेमाल करते हुए पर्वतानेनी हरीश ने पाकिस्तान को महिलाओं, शांति और सुरक्षा को लेकर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से हिंदू, सिख और ईसाइयों की महिलाओं की स्थिति दयनीय बनी हुई है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के आंकड़ों के अनुसार अल्पसंख्यक समुदायों की अनुमानित 1000 महिलाएं हर साल अपहरण, जबरन धर्म परिवर्तन और जबरन विवाह का शिकार होती हैं। We are well aware that the condition of women belonging to minority communities, notably Hindus, Sikhs and Christians, in that country remains deplorable. An estimated 1,000 women of these minority communities, as per data of the Human Rights Commission of that particular country, are subject to abduction, forced religious conversions and forced marriages every year. भारत का पाकिस्तान पर यह बयान पाकिस्तान के प्रतिनिधि द्वारा यूएनएससी में बहस के दौरान जम्मू कश्मीर के संदर्भ में टिप्पणी के बाद आया। भारत ने अपने बयान में यूएन और वैश्विक स्तर पर भारतीय महिलाओं द्वारा दिए जा रहे योगदान का खास तौर पर जिक्र किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और आइए अब बात करते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव की। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अमेरिकी मतदाताओं का क्या रुख है? हमारे संवाददाता अमृतपाल सिंह की रिपोर्ट के जरिए आइए समझने की कोशिश करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में 2 हफ्तों से भी कम समय बचा है। कमला हैरिस और ट्रंप के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है।
कमला हैरिस ने अटलांटा में बराक ओबामा और ब्रूस स्प्रिंगस्टीन के साथ अपनी पहली संयुक्त अभियान रैली आयोजित की। रैली में कमला हैरिस ने डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अनियंत्रित होते जा रहे हैं। तो ही डोनाल्ड ट्रंप ने कमला हैरिस को लोकतंत्र के लिए घातक करार दिया। डोनाल्ड ट्रंप अधिक भ्रमित और अस्थिर दिखाई दे रहे हैं। वह लोकतंत्र के लिए खतरा है, उन्हें उम्मीदवार भी नहीं होना चाहिए। गौरतलब है कि अमेरिका में अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो सकी है कि आखिर अमेरिकी जनता किसे सत्ता सौंपने जा रही है। मेरे लिए मुख्य मुद्दा यह है कि ट्रंप सत्ता ना संभाले। वह फासिस्ट है, उन्हें हराना ही होगा। राजनीतिक दृष्टिकोण तेजी से बदलती जा रही है। हालांकि इस बार अमेरिकी मतदाताओं के बीच विभाजन देखने को मिल रहा है। ज्यादातर अमेरिकी राज्यों ने पूर्वानुमानित आधार पर मतदान किया है। रिपब्लिकन कैंप में मजबूती से जमे हुए राज्यों को आम बोलचाल की भाषा में रेड राज्य कहा जाता है, तो वहीं डेमोक्रेटिक प्रभुत्व वाले राज्यों को ब्लू स्टेट के नाम से जाना जाता है। इसके विपरीत जिन राज्यों में डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन उम्मीदवारों के बीच वोट में उतार चढ़ाव होता है, उन्हें स्विंग स्टेट्स या पर्पल स्टेट्स के रूप में जाना जाता है। इन चुनावों में 7 राज्य ऐसे हैं जो स्विंग या बैटल ग्राउंड राज्य हैं। इनमें पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, मिशिगन, नेवादा, एरिजोना, जॉर्जिया और नॉर्थ कैरोलिना शामिल हैं। फिर ये एक बड़ा सवाल है कि क्या अमेरिका एक महिला राष्ट्रपति के लिए तैयार है, और वो भी जो नॉन वाइट हो, कलर्ड हो। अगर महिला के पास दुनिया भर में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए कोई समय है तो वह अभी है। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए दोनों उम्मीदवारों ने इन राज्यों में चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और मतदाताओं को लुभाने के लिए काफी प्रयास कर रहे हैं। जब लड़ाई इतनी नजदीकी हो और टक्कर कांटे की हो जैसे इस बार है, तब पर्पल स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स, खास करके अनडिसाइडेड वोटर का महत्व और भी बढ़ जाता है, क्योंकि वो ये तय करेंगे कि अगले 4 साल ओवल ऑफिस में कौन बैठे, डोनाल्ड ट्रंप या कमला हैरिस। कैमरामैन संजय जैना के साथ अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, ह्यूस्टन, टेक्सास। पुणे टेस्ट में न्यूजीलैंड ने भारत को 113 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ ही न्यूजीलैंड ने 3 मैचों की टेस्ट सीरीज में 2-0 की अजय बढ़त ले ली है। मैच के आखिरी दिन भारत के सामने 359 रनों का लक्ष्य रखा था। लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत की दूसरी पारी 245 रन पर ही सिमट गई और 113 रन से मैच गंवा दिया। इससे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने पहली पारी में 259 रन बनाए थे। जवाब में भारत की पहली पारी 156 रन पर समाप्त हुई थी। न्यूजीलैंड की टीम दूसरी पारी में 103 रन की बढ़त के साथ बैटिंग करने उतरी और अपनी दूसरी पारी में 255 रन बनाए। इस तरह उन्हें कुल 358 रन की बढ़त हासिल हुई थी। न्यूजीलैंड के लिए ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक है। ये पहली बार है जब न्यूजीलैंड ने भारत में टेस्ट सीरीज जीती है। हालांकि भारत दौरे पर आई कीवी टीम ने लगातार 2 टेस्ट मैचों में हराकर सीरीज में अजय बढ़त बनाकर इतिहास रच दिया। भारतीय जूनियर हॉकी टीम ने सुल्तान ऑफ जोहोर कप में कांस्य पदक अपने नाम कर लिया। इंडिया कोल्ट्स ने रोमांचक शूट आउट में न्यूजीलैंड को 3-2 से हराने में सफलता पाई। दोनों टीमों के बीच खेले गए एक रोमांचक मुकाबले में भारत की ओर से दिलराज सिंह ने 11वें मिनट में पहला गोल दागा। फिर मनमीत सिंह ने 20वें मिनट में टीम के लिए दूसरा गोल दागकर स्कोर 2-0 कर दिया। हालांकि न्यूजीलैंड की टीम ने 51वें और 57वें मिनट में एक के बाद एक 2 गोल दागकर स्कोर को बराबरी पर ला दिया। हालांकि शूटआउट में गए मैच को इंडिया कोल्ट्स ने 3-2 से अपने नाम कर लिया। भारत के बाथुमी ओपन इंटरनेशनल वुशु चैंपियनशिप में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला है। भारत के भानु ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चांगक्वान में स्वर्ण पदक, जबकि जियांशु और किंग्यांशु में रजत पदक अपने नाम कर लिया। वहीं 52 किलोग्राम वर्ग में भारत के राहुल ने सांडा वर्ग में रजत पदक जीतने में सफलता हासिल की। भारत और न्यूजीलैंड की महिला क्रिकेट टीम रविवार को दूसरे वनडे में आमने सामने होगी। 3 मैचों की वनडे सीरीज में भारतीय टीम 1-0 से आगे है। पहले मैच को भारत ने 59 रन से अपने नाम किया था। भारतीय महिला टीम की कोशिश
दूसरे मैच में जीत हासिल कर सीरीज में अजय बढ़त हासिल करने की होगी। भारत के सुमित नागल को पेरिस मास्टर्स टेनिस प्रतियोगिता में निराशा हाथ लगी। प्रतियोगिता के क्वालिफायर में नागल को ऑस्ट्रेलिया के क्रिस्टोफर के हाथों हार झेलनी पड़ी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।